वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 12th के लिए एक इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेके आऊँ जो आप लोग के लिए काफ़ी सफिशिएंट होने वाला है। तो पहला देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग का इक्वेशन दिया है, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो LHS दिया, अगर आप लोग फोकस करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आप लोगों को बेस्ड ऑन फार्मूला है जो कि आप लोग के सामने लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। क्लियर है? वही देखिए यहाँ पे लिख रहा है एक्स क्यू माइनस 1, तो यहाँ पे आप लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी। क्लियर है? इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये, आप लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसी के भी यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना, देखिए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो फ्रेंड्स आप लोग होल स्क्वायर तो ये दो एक बार में कट गया। क्लियर है? अब देखिएगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 बाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आप लोग का आंसर आएगा, यानी कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन देखते हैं तो कहीं नहीं दिया, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इसका जो आंसर हम लोग लाए हैं, क्या लाए आप लोग ध्यान दीजिए, फिर से मैं लिख देता, देखिए एक्स माइनस 1 लाएंगे आप लोग, फिर देखिए नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आप लोग का राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। कैलाश के बगीचे की चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है। यदि बगीचे की परिमाप 40 मीटर है तो बगीचे की लंबाई क्या होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, एक एल ले लिए, एक बी ले लिए। सबसे पहले बोला कैलाश के बगीचे की चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लंबाई को मान लिया एक्स, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई क्या होगा, देखिए लंबाई का 2/3 ये हो गया। अब इसका परिमाप दे रहा है 40, तो फ्रेंड्स हम ऑलरेडी जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है। 2 कर दिया, ये L था, ये प्लस बी था। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू वैल्यू पुट कर दिए 40, 2 का पारा में अगर 40 आप लोग लगे तो 20 टर्म्स में कट जाएगा। अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करिए तो 3x हो जाए प्लस 2x, 3x और 2x कितना, तो 5x होता है। तो 5x का वैल्यू आप लोग का 3 है, 5x/3 बराबर आ गया 20। अगर 5 का टेबल में अगर 20 देखना चाहते हैं तो 4 टाइम्स करता है। अब x का वैल्यू कीजिए तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 3 कितना था, 12 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 12 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 12 मीटर आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा, लंबाई जो होगा 12 मीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, समीकरण एक्स एक्स प्लस 1 बराबर 6 का मूल है। तो फ्रेंड्स आप लोग सिंपल में आप लोग क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स को एक्स से गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये एक्स कीजिए प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप लोग। तो अगलो मैं फैक्टराइज करता हूँ, देखिए एक्स उसका कीजिएगा प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0 पुट कीजिए। अब इसी भी यहाँ पे आप लोग फ्रेंड सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा 2 और -3 आएगा। क्या आएगा, 2 और -3। अगर आप लोग के बीच में 2 और -3 अगर आंसर है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग -3 भी है 2 भी है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं एक ट्रिक से बताता हूँ। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा तरीके से बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। देखिए एपी का क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योग, क्या लिखा, 3p² प्लस 4p है। तो श्रेणी का 9वां पद क्या होगा। फ्रेंड्स जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन बोलता है योग दिया रहता है 5p² प्लस 7p, कुछ भी अगर आप लोग का रहता है तो उसमें आप लोग ए निकालने का तरीका जानिए। ए निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिए, जो जहाँ 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 पी है वहाँ फ्रेंड्स आप लोग पी के यहाँ पे 1 पुट करके देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग 1 पुट कीजिए तो 3, देखिए 3 का पी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कीजिए 1 आएगा, फिर प्लस, फिर 4 × 1 कीजिए, यानी कि 3 1 3 या 4 कितना आ गया, 7 आ गया। वहीं पे यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को मैं डी निकालने सिखाता हूँ। डी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जहाँ पे आप लोग का स्क्वायर रहेगा उसी को फर्स्ट वाला संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी स्क्वायर यानी 2 लिख दूंगा और वो किससे मल्टीप्लाई, यानी कि उसका कोएफिशिएंट कितना 3 है, तो 3 से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 3 2 कितना आ गया 6, यानी ए का वैल्यू 7 आ गया, डी का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू 7 ला दिए और डी का वैल्यू कितना है 6 आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए आप लोगों को एनवा पद निकालने के लिए होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब देखिएगा ए का वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ रहा है, प्लस एन माइनस 1 कर दिए और डी का वैल्यू आप लोग के सामने 6 आ गया। अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे में फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो फ्रेंड्स 6, देखिए मैं लिख देता हूँ 6n प्लस, देखिए मैं डायरेक्टली कहाँ गया वहाँ, तो फ्रेंड्स से सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्टली आप लोग आंसर जो आएगा 6n + 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ये काफ़ी मैं अच्छा ट्रिक आप लोगों को बताऊँ, ये इस तरीका से आप लोग काफ़ी ईजीएस्ट वे में सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 सिक्के पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी।
तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या कीजिए, 3 सिक्का को उछालने के लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 3 सिक्का आगे देखिए, एक सिक्का के लिए कितना होता है, 2 होता है। अब 3 करा तो 3 के पावर 2 पर पावर 3 कीजिए, कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या हो रहा है, कम से कम 2 सिक्के पर चित आने का, यानी कि कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को बोला 2 चित आने का। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2 चिता निकला। सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस लिखने का तरीका सीखा होता 3 सिक्का के लिए। सबसे पहले टोटल 8 होता है। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले 4 को आप लोग देखिए, मैं बता रहा हूँ 4 आप लोग हेड आगे लिखिए, 4 हेड लिखिएगा। क्लियर है। और उसी के भी यहाँ पे उसके फिर सामने 4 नीचे टेल लिखिए, 1 2 3 4 हो गया। क्लियर है। फिर आप लोग क्या करें, 2 गो हेड लीजिए, लगातार 2 गो हेड लिखिए, फिर 2 गो टेल लिखिए, 2 टेल हो गया, फिर 2 हेड लिखिए, 2 हेड लिए, फिर 2 को टेल लिखिए। ये तरीका अपनाइए। फिर क्या करिए, हेड टेल का हेड टेल, फिर हेड टेल यूज कीजिए, फिर हेड टेल यूज कीजिए, फिर हेड टेल यूज कीजिए। ये कॉम्बिनेशन को आप लोग यूज करना है। आप देखिएगा फोकस अगर क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग बोला कम से कम 2 सिक्का, क्या बोला, कम से कम 2 सिक्का, 2 सिक्के का चित्त। तो कम से कम बोलता है तो 2 या 2 से अधिक ले सकते हैं। देखिए इसमें आप लोग ले सकते हैं, ये भी आप लोग को ले सकते हैं, ये भी आप लोग ले सकते हैं। और ये अगर फोकस करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग को ये भी आप लोग ले सकते हैं। और वैसा है कुछ नहीं है। तो फ्रेंड देखिए टोटल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4/8 हो जाना चाहिए फिर। यानी इसके भी हिसाब से अगर देखा है तो टोटल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। टोटल सैंपल स्पेस कितना था, 8 था। तो अगर सॉल्व किए तो क्या क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा यानी कि 1/2, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। तो राइट आंसर इसका होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि 1/4 होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। पाई रेडियन का मान क्या होता है। होपफुली फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है ये, 180 डिग्री होता है। इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा, 180 डिग्री होता है ये। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। साइन π/4 कॉस π/6 tan π/3 सेक π/4 का मान क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले फ्रेंड ये रेडियन वाला था तो हम लोग इसे डिग्री में बदलेंगे। होपफुली फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को बताया था पाई का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम लोग क्या करें, इसे तोड़ने का प्रयास करें। देखिए साइन पाई यानी कि 180 को 4 से डिवाइड करें तो कितना 45 आ जाएगा। इसी पे कॉस को अगर आप लोग डिवाइड करें, पाई 180 को 6 से डिवाइड करें तो कितना 30 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग को मैं और अगले बताना चाहते देखिए tan लिख दूंगा, 180 को 3 से डिवाइड करके कितना आएगा, 60 आ जाएगा। उसी भी यहाँ पे आप लोग सेक का भी कीजिएगा तो कितना है, 45 आएगा। अब सभी का वैल्यू आप लोग को मैं सामने पुट कर दूँ। देखिए मैं आप लोग को सब कुछ ट्रिक यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड सेक 45 साइन 45 का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग को पता है 1/√2 होता है। उसी भी यहाँ पे कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। क्लियर है। उसी भी यहाँ पे tan 60 का यूज करना पड़ेगा। तो tan 30 tan 60 वैल्यू √3 होता है। और सेक 45 का, तो सेक 45 का वैल्यू ओनली √2 होता है। अब इसे आप लोग सॉल्व किए देंगे, √2 × √2 कैंसिल हो गया। अब √3 × √3 केवल 3 हो जाएगा, 3/2 आंसर है। यानी कि अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3/2 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु 3 - 4 की दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जब भी मूल बिंदु से किसी चीज़ का दूरी बोलता है तो जो दूरी देता है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं दोनों का, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पे कितना दिया -4 का स्क्वायर कर देंगे। यानी 3 का स्क्वायर कितना था 9, 4 का स्क्वायर कितना था 16 होता है। अब इससे √ अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 को सॉल्व कीजिए कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 5 इकाई आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री है तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को होपफुली पता होगा, हम लोग जब भी 2 त्रिभुज दिया है और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो तीसरा कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में से दोनों को सम को हम लोग घटा देंगे, यानी कि 50 + 60 को माइनस का प्रयास करें। तो देखिए 180 डिग्री माइनस 50 से 60 कितना होता है, 110 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स से अगर सॉल्व किए कितना डिग्री आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है, ये 70 डिग्री आ रहा है। अब देखिएगा आप लोग फोकस कीजिए, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तीनों क्या 90 डिग्री से कम है, तीनों 90 डिग्री से कम है। और तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी क्या असमान है, तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी क्या है, ये असमान है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या बोल रहा है आप लोग देखना होगा, तीनों जब असमान है तो क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है। चलिए 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 360 और 280 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए मान लीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 360 दिया। विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग जाएंगे त्रिभुज
पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दिया 250 दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसकी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स त्रिभुज का सबसे पहले क्षेत्रफल देखेंगे तो एक का भुजक 8 है और सेकंड का हमें पता नहीं, तो उसका मान ली एक्स मान ली, तो दोनों का क्या करें स्क्वायर कर देंगे। होपफुली आप लोग को पता होगा। अब इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखिए ये कैंसिल में करो। देखिए अगर आप लोग इसे एक्स का वैल्यू निकालेगा तो 6.2/3 यानी 6×3 = 18 तो 20, तो यानी 20/3 सेंटीमीटर आएगा। अगर ऑप्शन नंबर देखना चाहते हैं तो काफ़ी ईजी से आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एंगल सी बराबर x डिग्री और एंगल ए बराबर 2x है, तो x का मान ज्ञात करना। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ चक्रीय चतुर्भुज का सबसे पहले याद रखिएगा। देखिए चक्रीय चतुर्भुज का जो आमने सामने के चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोनों का योगफल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी, देखिए एंगल ए प्लस सी ये दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ x है, तो 2x और x कितना होगा 3x होगा, तो 3x डिग्री पर क्या लिखिएगा 180 डिग्री लिखिएगा। क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या निकालना था x का मान निकालना था। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग x का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं 60 डिग्री आप लोग काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। देखिए एक हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले वृत्त खींचे। अब देखिए यहाँ से आप लोग बोल अर्धवृत्त में बना कोण, एक हम लोग डायमीटर लिए। क्लियर। अब डायमीटर से जो भी एंगल बनता है यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी पता है कितना डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं 90 डिग्री का, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं समकोण बोलते हैं। तो किसी अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण होता है। क्या होता है ये समकोण होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आप लोग के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो देखते हैं 83 क्या लिख रहा। 10 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। काफ़ी इजी वेस्ट में आप लोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है, देखिए ऊंचाई कितना लिख रहा है 10 मीटर है ये। क्लियर है। और छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, तो आप लोग को एंगल निकालना। होपफुली फ्रेंड टैन थीटा का यूज करेंगे, तो टैन आप लोग यूज करेगा टैन यानी कि टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस के लिए आप लोग यहाँ पे टैन थीटा ले लीजिए टैन थीटा। अब आप लोग खुद सॉल्व करें, टेन कैंसिल हो गया, यानी कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है। तो होपफुली आप लोग को पता होगा tan 30 का होता है, तो राइट आंसर 30 डिग्री हो गया। तो अगर ऑप्शन नंबर अगर आप लोग इसका सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आज क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है। इसकी माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिए CF निकालने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये जो वर्ग सारणी दिया इसमें हम लोग CF निकालने का प्रयास करते हैं। CF निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो आवृत्ति पहला के दिए रहने देंगे। अब क्या करिए, यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करें, ये जो 3 है 3 और 7 को ऐड करेंगे, कितना आ गया 10 आ गया। अब 10 को 12 से ऐड करेंगे, कितना आएगा 22 आएगा। फिर 22 को 6 से ऐड करेंगे 28 आएगा। 28 को 2 से ऐड कीजिए, कितना 30 आ जाएगा। यानी कि आप लोग एन की बात करते हैं तो टोटल का कितना आ गया 30 आ चुका। देखिए एन की बात करते हैं तो आप लोग का 30 आ चुका। क्लियर है। और हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं तो n/2 निकालते हैं, तो 30 का कितना होता है 15 होता है। अब इसी के भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब CF अगर निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू n/2 का आता है उससे हम लोग थोड़ा सा कम में जाते हैं बारंबारता में। तो फ्रेंड्स अगर 15 से कम अगर वैल्यू देखते हैं तो आप लोग यहाँ पे 12 लिख रहा, तो यानी CF का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 12 आ गया। कितना आ गया ये 12 आ गया। क्लियर है। अब इसी के भी यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग यूज करना चाहेंगे वैल्यू आप लोग F। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे L निकाली जाती है। तो L जो होता है, यानी कि देखिए इसमें L का अगर आप लोग को वैल्यू निकालना है तो इसी के भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो L का जो वैल्यू होगा, इसका फर्स्ट वाला वैल्यू का 8 है, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। और अब हम लोग को इसमें डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड हम लोग को फार्मूला को यूज करना पड़े, इसी के भी यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर H की डिफरेंस देखते हैं तो H का वैल्यू कितना आ रहा 2 आ रहा, तो यानी H का वैल्यू 2 के अकॉर्डिंग हम लोग काफ़ी अच्छे से इसे कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व भी करवा देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगे। और फ्रेंड्स अगर इसमें बात करते हैं F का, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दें F का वैल्यू क्या था 10 होता है। क्लियर है। तो इसी भी आपसे आप लोगों को फार्मूला बेस्ड ऑन सॉल्व करना है। तो देखिए फार्मूला माध्यिका का क्या होता है, देखते लिख देता हूँ L प्लस होता है n/2, लिख देता हूँ L प्लस n/2 माइनस CF बाय F होता है इंटू H होता है। क्लियर है। और आप लोग इसी भी यहाँ पे फार्मूला को सॉल्व करना पड़ेगा। तो L अगर देखे थे तो कितना लाया था मैं 8 लाया था प्लस n/2, तो फ्रेंड्स n/2 का वैल्यू कितना था 15। और बात करते हैं CF का, तो CF कितना मैं लाया था 10 लाया था बट्टा F। तो फ्रेंड्स F का वैल्यू कितना था 12 था, इंटू अगर कीजिएगा
तो ये कीजिएगा। तो अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 53/6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। क्या लिख रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यों है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका बक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1232। आप लोग बेस्ड ऑन फार्मूला कर सकते हैं। क्लियर है, देखिए 1/3 में कर दिया हूँ। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है ये। आर का वैल्यू आप लोग को निकालना रहने दिए। एच का वैल्यू कितना दिया, 24 दिया है, बराबर 1 2 3 2 लिख रहा है। क्लियर है, चलिए इसी भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को 3 का पारा में यहाँ पे कैंसिल कीजिए, 8 बार में आ गया। तो इसी भी यहाँ पे अगर आप लोग आर का वैल्यू निकालिएगा तो 7 आ जाएगा। कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए आप लोग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो देखिए एच का वैल्यू कितना दिया था, 24 दिया था, और आर का वैल्यू मैं निकाला हूँ 7। तो आप लोग ट्रिपलेट का यूज करते हैं तो एल का वैल्यू डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और हम लोग को निकालना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। क्लियर है। और बात करते हैं आर का, तो फ्रेंड्स आर अभी मैं कितना लाया था, 7 लाया था, और एल का वैल्यू 25 लाया था। 7 कैंसिल हो गया। अब 22 को 25 से गुना कीजिए तो कितना 550 आएगा। तो यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए ये देखिए रेशनलाइजेशन है, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप लोग अगर रेशनलाइजेशन करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आज के हमारे क्वेश्चंस में। देखिए आप लोग को लिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन 9/x² + 4y² में क्या जोड़ना होगा जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए 9/x² 4y², ये किसका स्क्वायर है, तो 9 किसका, 3 का होता है, और ये x का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 3/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 4 किसका, 2y का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2ab की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, 2ab का। तो इसी भी यहाँ पे देखिए 2 कर दे, a का वैल्यू कितना 3/x कर सकते हैं, b का वैल्यू कितना 2y है। अब देखिए हम लोग इसी के भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पे 12/y कर देंगे, यहाँ पे x कर देंगे, यानी कि 12y/x हो जाएगा। तो राइट आंसर अगर देखा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते देखते हैं क्या लिख रहा है। 5+, तो ये आप लोग का बोर्ड मार्क्स के तौर पे आ गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग बोर्ड मार्क्स में अगर आता है तो सबसे पहले हम लोग रैकरिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोग फोकस करते हो तो यहाँ पे रैकरिंग में कितना लिखा, 3 - 7 लिख रहा। तो फ्रेंड्स अगर 3 - 7 कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, -4 आएगा। तो यहाँ -4 लिख दिए। क्लियर है। चलिए मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता ताकि आप लोग को अच्छा लगे। देखिए सबसे पहले मैं 5 लिख दिया हूँ। क्लियर है, प्लस कर दिया हूँ। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 लिखा हूँ माइनस है। अब देखिए 3 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। तो चलिए -4 में मैं लिख दिया हूँ। अब इनटू ये 4 है, 4 लिख दें। अब डिवाइड आप लोग को 2 से करना है। और आप लोग को इसको सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। 5 प्लस यहाँ पे 2 है, माइनस माइनस क्या कीजिए, प्लस कीजिए, इंटू 4 कीजिए। अब यहाँ पे अगर फोकस करते हैं तो ये डिवाइड में 2 आ रहा। अगर इसे आप लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखिए ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 4 2 6 हो गए, 6 को 24, 6 चौक 24 हो गया। 24 और 5 कितना था, 29। मैं 29 ले दिया। भागा क्या लिखना पड़ेगा, 2। तो 29 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना है, 14.1/2। तो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर आप लोग एक को क्लिक कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक श्रेणी के प्रथम 4 पद 4 12 36 108 है, तो इस श्रेणी का छठा पद क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ए निकालने का प्रयास करते हैं। ए आप लोग को ऑलरेडी देख रहे होंगे 4 है। बात करते हैं डी का, तो फ्रेंड डिफर कितना लिख रही है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं जीपी सीरीज में, क्योंकि देखिए ये 4 तिया 12 हो रहा, फिर वैसे पे 12 तिया 36 हो, 36 तिया भी है। तो ये जीपी सीरीज है। तो जीपी सीरीज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए लिखते हैं। तो ए का वैल्यू कितना लिखा है, 4 लिख रहा। और हम लोग यहाँ आर लिखते हैं। तो आर निकालने के लिए क्या करते हैं ना, देखिए A2/A1 करते हैं। तो A2/A1 के कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि आर का वैल्यू आप लोग के सामने 3 आ चुका है। क्लियर है। और हम लोग को इसी भी यहाँ पे आप लोग को छठा पद निकालना है। तो छठा पद के लिए निकालना है, यानी जीपी सीरीज में निकालना है, यानी AR6 का वैल्यू निकालना है। तो मैं आप लोग को फार्मूला बताता हूँ। इसका फार्मूला जो था AR, देखिए जब भी छठा, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो फ्रेंड्स आप लोग को T6 का वैल्यू निकालने बोला, तो आप लोग क्या कीजिए, ए लिखिएगा R पर पावर 5। अब देखिए ए का वैल्यू कितना लिखे थे, 4, और R का वैल्यू आपका है 3, अब पर पावर 5 करना। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 3 कर दिया हूँ मैं। अब देखिए 4 कर दिया, 3 पर पावर 5 किया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 जा होता है 81, 81 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है 24, यानी कि 243। अब 243 को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कीजिए।
तो फ्रेंड्स अगर 243 को अगर आप लोग 4 से गुना करते हैं तो लास्ट में इकाई डिजिट आप लोग का आ जाएगा 2 और 24 चौक 4 से 16 96 97 यानी कि 972 आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी भी यहाँ पे आप लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 5x प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के गुणनफल में x स्क्वायर और x के गुणांक का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए आप लोगों को 5x मान लो मैं कॉमन लिया, इससे आप लोग को गुना करना पड़ेगा। तो देखिए मैं गुना कर देता हूँ, क्या लिखा 2x स्क्वायर है ये, फिर माइनस 3x है, प्लस 5 लिख रहा है। क्लियर है? और हम लोग क्या करेंगे, +2 को निकालेंगे। अब +2 को निकालने के बाद भी हम लोग इसी से गुना करेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x है प्लस 5 है। और आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो 5 2 जा कितना होगा 10x, यहाँ पे क्यू लिखना पड़ेगा माइनस है, 5 3 जा 15x स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस 5 बचे 25x हो गया। क्लियर? अब 2 को मैं करता हूँ तो 2 2 जा 2 4x स्क्वायर हो गया, उसी भी यहाँ पे 6x हो जाएगा प्लस 5 2 जा 10 हो गया। और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को कंपेरिजन करना। देखिए आप लोग को एक्स स्क्वायर का बोल रहा था, तो देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, एक और कहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो -15x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यानी कि अगर कीजिए तो -11x स्क्वायर आ जाएगा। उसी भी यहाँ पे प्लस 25x है, -6x है, तो इससे अगर कीजिए तो प्लस 19x हो जाएगा। क्लियर है? अब ये दोनों को ऐड करना था, तो यानी -11, देखिए मैं लिख देता हूँ -11 प्लस 19 कर रहा है, तो अगर आप लोग इसे सॉल्व करिए कितना 8 आएगा, तो यानी प्लस आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आएगा। 90 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग के बीच में इसका राइट आंसर आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर बी है 8 है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंकड़ों 5 7 2 3 8 7 2 5 2 3 2 6 2 2 के माध्यक और परिसर का योग क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग को माध्यिका ज्ञात करने को होता है तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में बदलने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो देखिए आप लोग को मैं असेंडिंग ऑर्डर में बदल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले 2 की संख्या हम लोग लिखेंगे, तो 2 की संख्या कितना बार 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 को लिखेंगे लगातार 6 बार, 1 बार 2 3 4 5 6। उसी में 3 की संख्या देखेंगे तो 3 जो आप लोग का डबल टाइम्स है, तो चलिए 3 को भी मैं डबल टाइम्स ले दिया। अब 5 की संख्या को आप देखें तो भी आप लोग का डबल टाइम्स है, चलिए 5 को भी डबल टाइम्स ले दिया। बात करते हैं 6 का, तो 6 फ्रेंड्स एक बार है, 7 2 बार है, और 8 आप लोग का एक बार है। क्लियर है? और आप लोग काउंटिंग करेंगे एन की संख्या कुल कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि एन की संख्या कितना है 14 रहा। तो 14 यानी कि आप लोग क्या रही है इवन नंबर है। और हम लोग क्या करें इवन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इवन का अगर फॉर्मूला करते हैं तो n/2 प्लस n/2 पद, यानी कि 7वां और 8वां पद के जोड़ के 2 से लोग भाग लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ से 7वां पद जोड़ते देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6ठा 7वां, तो 7वां पद हो रहा 3 और 8वां पद भी कितना 3, तो 3 3 कितना 6, और 6 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 3, तो यानी कि इसका जो माध्यिका आएगा आप लोग का 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। तो सबसे पहले मैं माध्यिका लिख देता हूँ, माध्यिका के सामने 3 कर दिया। अब परिसर के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, हाईएस्ट संख्या माइनस लोवेस्ट संख्या, तो हाईएस्ट कितना था 8, 8 में से 2 को माइनस किया कितना आएगा 6। अब दोनों का योग ज्ञात करना था, यानी कि 6 और 3 को अगर आप लोग सम करते हैं तो 3 और 6 को ऐड कीजिए कितना आएगा 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए कर सकते हैं, यानी कि 91 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं, जो काफ़ी अच्छा आप लोग के लिए 3 है x प्लस वाई है बराबर 9 है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं 3 के स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना लाना है 2 है, और आप लोग क्या करिए दोनों ऑप्शन में पुट कर के देखिए, जो वैल्यू को जोड़ने पर अगर 2 आता है, क्लियर है, तो वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लिखा है। चलिए मैं जोड़ के देखता हूँ। देखिए x/3/2 है प्लस 1/2, इसे सॉल्व कीजिए, यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना रहा 4 आ रहा, अगर इसे सॉल्व करते कितना रहा 2 आ रहा, तो इसके भी हिसाब से आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? फिर से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए इस टाइप्स के कैटेगरी में आप लोग क्या करें, देखिए 3 है, मान लीजिए यहाँ x प्लस 1 है। क्लियर है? 9 का बेस क्या होगा 3 लिखिए ऊपर एक्स स्क्वायर, यानी x प्लस वाई में को इसमें कौन सा वैल्यू को जोड़ने पर 2 आएगा, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी को अगर आप लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा 2, तो इसलिए इसका राइट आंसर कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसान अपनी गाय एवं मुर्गी के सिर की गणना करने पर उसकी संख्या 9 पाता है, उसकी टांगों की कुल संख्या 26 है, तो गाय की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और अगर आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग क्या करते हैं, देखिए गाय की संख्या क्या होगी। चलिए माना कि गाय की संख्या x मान लिया, क्लियर है, तो गाय की संख्या जब x मान लिया, टोटल संख्या कितना बोल रहा है, देखिए
माना कि गाय की संख्या x माने और टोटल देखिए सिर की गणना किया है तो 9 है, तो मुर्गी की संख्या कितना होगा 9 माइनस एक्स होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर आप लोग फोकस करते हैं तो टांगों के बारे में बोल रहा, होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है गाय की टांग कितना होता है 4 होता है, तो 4 को x से गुना कर दिए, क्लियर है। और ये बात करते हैं मुर्गी का, तो मुर्गी का 2 टांग होता है, तो 2 को हम लोग कितना से गुना करेंगे 9 माइनस एक्स से, और टोटल वैल्यू कितना लिख रहा है 26 लिख रहा। अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x का जो वैल्यू आएगा आप लोग के बीच में 4 आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये शॉर्टकट तरीका आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई 1/3 गुना कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई 1/3 गुना बढ़ जाए तो उसका क्षेत्रफल में निम्नलिखित अंश की कमी आएगी। तो सबसे पहले देखिए मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले एक आयत की लंबाई में 1/3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए जब भी बोलेगा तो हम लोग क्या करें, देखिए 1 माइनस 1/3 कीजिएगा, क्लियर है, मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 माइनस, फिर चौड़ाई के लिए भी क्या लिखा, देखिए इसमें बढ़ा दिया जाए तो प्लस कीजिएगा 1/3 कर दीजिएगा। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे कितना 2/3 आ रहा है, क्लियर है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 4/3 आ रहा है, क्लियर है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 8/9 आ रहा है, कितना आ रहा है 8/9 आ रहा है। अब क्षेत्रफल में कमी के लिए बोला तो 1 माइनस 8/9 कीजिएगा, तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते तो क्या आएगा 1/9, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, काफ़ी अच्छा से मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या लिख रहा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स एच की समीकरण को निकालना है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर एक्स एक्स की समीकरण बोला तो वाई के बराबर क्या लिखिएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का क्या लिख रहा है यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए किसी संख्या के 1/4 हिस्सा उसके बाद वाली संख्या के 5वें भाग से 2 अधिक है तो इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो काफ़ी अच्छा कर सकते, माना संख्या x है तो x/4 है, क्लियर है। ये किससे अधिक है, अपने x/5 के 1 से, यानी कि सिंपल वे में आप लोग बड़ा क्या लिखिए 2। तो ये समीकरण को आप लोग कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना है, देखिए क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मानकों को पिघलाकर एक गोलाकार मानका बनाया गया है। इस प्रकार निर्मित बड़े मानके की त्रिज्या ज्ञात करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये शॉर्टकट में अगर बोलूँगा तो शॉर्टकट के लिए क्या क्या 6 + 8 + 10 कर दीजिए, क्लियर है। अब इसे आप लोग केवल 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना रहा 24, और 24 को हम लोग कितना 2 से डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा फ्रेंड 12 आ जाएगा। तो अगर आप लोग 12 सेंटीमीटर है तो आप लोग 12 सेंटीमीटर को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर इसे लॉन्ग वीडियो से बनाना चाहते हैं, जो कि लॉन्ग प्रोसेस आप लोग को पेपर में अगर बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रोसेस से भी बना सकते हैं। चलिए मैं लॉन्ग प्रोसेस को भी मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को गोले का आयतन पता होगा, बिल्कुल पता, 4/3 क्या होता है πr3। देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन जरा सा ना, 4/3 पाई यहाँ पे लिख दिया r3, क्लियर है। अब बराबर आप लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई r1 का स्क्वायर, तो यहाँ पाई लिखे r1 का स्क्वायर, यानी कि 6 का क्यू कीजिए कितना आएगा 216 आएगा, क्लियर है। उसी प्रकार आप लोग को 8 का कीजिए तो 512 आएगा, उसी प्रकार आप लोग 10 का कीजिए तो 1000 आएगा, क्लियर है। अब अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, देखिए 4/3 पाई पाई कैंसिल हो गया, तो आर क्यू का वैल्यू निकालेगा तो 1728 आएगा। अब 1728 किसका क्यूब रूट होता है, तो ऑलरेडी पता आप लोग को 12 सेंटीमीटर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, देखते हैं क्या लिख रहा। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुए। लड़कों का औसत 26 था और लड़कियों का औसत 36 था। संयुक्त औसत 30 था, तो परीक्षा में कितनी लड़कियां थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। एक परीक्षा के लिए 15 लड़कियां कुछ लड़कियां थी। लड़कों का औसत कितना था 26 था। सबसे पहले लड़कों की संख्या 15 था, 15 को हम लोग 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। और उसी पर लड़कियों की संख्या नहीं पता तो x मान लिया, और लड़कियों का औसत कितना लिखा 36 हो रहा, ये कर देंगे। और संयुक्त औसत 30 है, तो फ्रेंड्स हम लोग संयुक्त औसत कितना हो रहा है 30 हो रहा, कितना हो रहा है ये 30 है। तो आप लोगों को मैं सिंपल बताना चाहता हूँ, देखिए इसको ट्राई कीजिए। सबसे पहले लड़कों की संख्या कितना 15, 15 का औसत कितना था 26 कर दूंगा, और लड़कियों का नहीं पता तो मतलब x मान लिया, और इसका दिख रहा था 36 लिख रहा, 36 लिख रहा। अब दोनों को हम लोग सम करेंगे, यानी कि लड़का की संख्या 15 था और लड़कियों की संख्या नहीं माने है, तो x मान लिया। टोटल कितना दे रहा है इसका 30 दे रहा है, तो बराबर 30 कीजिएगा, क्लियर है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते तो x का वैल्यू अगर आप लोग का जो आएगा 10 आ जाएगा, कितना आएगा 10। तो फ्रेंड्स लड़कियों की जो अगर संख्या निकालना तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, जो कि 10 आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीद
तो मुफ्त पाएँ। तो छूट प्रतिशत क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड जो मुफ्त देता है, यानी कि मुफ्त दोहरा मुफ्त को टोटल खरीद और मुफ्त के साथ जोड़ देता है, यानी कि 2 मुफ्त है और खरीद कितना 3 और 2 5, तो 2/5 गुना 100 आप लोग कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर इसे आप लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है 40% आ रहा है। कितना आ रहा है ये 40% आप लोग का राइट आंसर आएगा। तो अगर आप लोग 40% अगर देखते हैं तो राइट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, तो राइट आंसर आप लोग का ई आ गया, यानी कि 40% को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है? सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5/3 है यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा 3/5। अब दोनों को एक ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहले 15 से गुना करेंगे, क्या करेंगे यानी दोनों का एलसीएम से। तो 15 से कैंसिल कीजिए दोनों को, देखिए तो 3 का पलम 15 3 बार होता है, तो 5 कितना गया 15। उसी पर 15 को 3 का 5 का पलम 15 3 बार आता है, 3 3 कितना गया 9। और हम लोग क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्या करें फ्रेंड दोनों का डिफरेंस लेंगे। सॉरी 5 3 का पड़े 5 आता है, तो 5 5 25 आता है, तो 25 में से 9 घटाएंगे, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अब बेसिक वैल्यू कितना था 25 था, अब इंटू 16 100 कीजिएगा, तो 25 का पावर में 100 कितना बन रहा था 4 बन रहे, तो 16 चौक कितना आ गया 64। अगर इसका 64% आंसर है तो राइट आंसर हो गया, यानी कि 64% इसका राइट आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं दिया है क्या? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, जो कि 64% में लाया हूँ। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई ही होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक धनराशि पर 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 3364 है, तो धनराशि ज्ञात करें। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या कीजिए 16% को आप लोग तोड़ने का कार्य कीजिए। देखिए 16% है तो 16/100 कीजिएगा, तो ये 4 चक 16 हो गया, ये कितना हो गया 25 हो गया। क्लियर है? अब इसी के बिहार पे आप लोगों को सॉल्व करना 2 वर्ष के लिए था, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 25 है, यहाँ पे क्या कीजिए 25 और 4 29 लिखिएगा। फिर आप लोग क्या करना 25 4 29, देखिए यानी इसी फॉर्मूला पे बैक यूज करना पड़ेगा। देखिए आप लोग यहाँ 25 करना पड़ेगा और यहाँ पे 29 करना पड़ेगा, फिर 25 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 29 करना पड़ेगा। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, उसी प्रकार 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 होता है। क्लियर है? अब फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं तो इसका मिश्रधन कितना लिखा है 3364 लिख रहा। आप लोग को ये पता करना है 841 को कितना से गुना कीजिएगा तो 3364 आएगा। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इसे 4 टाइम्स अगर गुना कीजिएगा तो वो आ जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग को क्या निकालना धन राशि निकालना था, तो 625 को ही आप लोग 4 से गुना किए तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 है तो 10 हो जाएगा, 6 चौक 24 से 25, यानी कि 2500 इसका राइट आंसर है, यानी कि 2500 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं काफ़ी आसानी तरीका से। ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा। यदि 70 क्रय मूल्य यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले फिर 70 है आप लोग का सीपी है, तो 70 सीपी बराबर क्या लिखेंगे 40 एसपी लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए 0 0 को मैं कैंसिल कर दिया हूँ, यानी कि 7 सीपी का वैल्यू जो लिख रहा 4 एसपी के बराबर लिख रहा। क्लियर है? और हम लोग क्या करें यहाँ से रेशियो निकालने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब देखिए 7 देखिए यहाँ पे हम लोग सीपी और एसपी का निकालेंगे, तो देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता है यहाँ पे अपोजिट होता, तो यहाँ लिखेंगे 7 यहाँ 4, यानी 4 रुपये में खरीदे 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 रुपये हो रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू 4 का हो रहा है इंटू 100 कीजिए। अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो 4 का पावर में 100 कितना हो रहा है 25 बनाता है। अब 25 से कितना था 75 आता है, तो राइट आंसर क्या आएगा 75% आएगा। यानी कि फ्रेंड्स अगर इसका राइट आंसर लिखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। एक दौड़ में यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त बढ़ा देता है तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात करें। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए राकेश की चाल, देखिए ये राकेश है, ये मुकेश है, तो राकेश की चाल जो है ना मुकेश की, देखिए यहाँ राकेश की चाल जो है मुकेश की चाल का 4/3 गुना है, तो राकेश यानी 4 है तो ये कितना है ये 3 है। क्लियर है? अब बोल रहा ना इससे बढ़त बनाता, तो जब भी बढ़त बनाता है तो डिफरेंस देखता नहीं, एक का डिफरेंस कितना है 60 मीटर दे रहा, कितना दे रहा है ये 60 मीटर दे रहा। तो फ्रेंड्स आप लोग बोला प्रारंभिक बिंदु से दूर, तो प्रारंभिक बिंदु कितना था 4 था, तो 60 को हम लोग 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 240, तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर आएगा 240 मीटर आएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो ये तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि साफा नहीं लिख रहा, लिखता हूँ फिर भी अगर होगा तो मैं बताने का भरपूर प्रयास करूँगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ही बचा हुआ है, चलिए मैं फिर भी बताने का भरपूर, शायद एक और वीडियो था इसमें, हाँ शायद देखता हूँ, इसके बाद होगा तो मैं बता दूंगा भरपूर, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा ये। हाँ देखिए लिख रहा कमल
कमल 111 80 में 80 वस्तुएं खरीदता है और 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए माना प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य एक्स मान लीजिएगा, तो 6 वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, 6 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 6x होगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है हानि का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ। हानि इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हैं, CP माइनस SP कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फोकस करते हैं तो हानि यहाँ पे कितना होगा, 6x होगा और CP का वैल्यू कितना लिख रहा है, 1180 था, क्लियर है। अब माइनस विक्रय मूल्य 80 को x से गुना कीजिएगा। अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू अगर आप लोग का जो आएगा 130 आएगा, कितना आएगा 130। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सप्ताह एक कर्मचारी का औसत आय ₹180 है। उसने सोमवार से शनिवार तक ₹115 है, ₹212, ₹170, ₹165, ₹180 और ₹225 कमाए। तो रविवार की उसकी औसत आय क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता करना पड़ेगा। देखिए टोटल औसत आय कितना है, 180 तो हम लोग 7 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। 8 7 56 के 6 आते हैं 5, 7 5 कितना होता है 12, यानी 1260 आ गया, कितना 1260 आ गया, क्लियर है। अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो सभी को सम करेंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग सम करते हैं सभी का। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सभी को सम कीजिएगा तो कितना आएगा आप लोगों का 70 72 आएगा, कितना है 10 72 आएगा। और टोटल मल्टीप्लाई करने पर कितना था 1260 आया था, कितना था 1260। अगर आप लोग इसे डिफरेंस निकालते हैं तो कितना है 180 आ जाएगा, सॉरी 188 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब आ चुका है टाइम, सॉरी ये आ चुका है ट्रेन का क्वेश्चन। तो ट्रेन का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, चलिए आप लोग बना भी लिए होंगे। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना 180 है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जो आप लोग का यूनिट होता है दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसमें मीटर है और यहाँ पे आप लोग फोकस करते हैं तो किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग क्या करेंगे 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने का प्रयास करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते, तो 5/18 हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। अब कैंसिल कीजिए, 5 का 18 का पढ़ा में 54 3 बार में आता है, क्लियर है। यानी कि आप लोग अगर यहाँ फोकस करते हैं तो 180/5 दिए 15 आ गया। अब 15 का पारा में 180 कितना बार में आता है, होपफुली पता होगा 12 बार में। तो इसका राइट आंसर कितना रहा 12 सेकंड आ गया, क्लियर है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि 12 सेकंड होगा आंसर, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। ए की आय उसकी आय का 5/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 7/12 है। उसके व्यय का अंतर 4500 रुपये है, तो बी की आय ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है ये, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ए की आय देखिए, माना कि ए की आय कितना मानेगा 4x मानेगा, उसी प्रकार आप लोग बी की आय मानेगा कितना, ये 3x है, क्लियर है। अब हम लोग व्यय मानेंगे। तो फ्रेंड्स अगर देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता करना पड़ेगा, देखिए ए का व्यय मानेंगे तो ए का व्यय जो है इसके देखिए, यानी ये 4x था ना, तो इसका कितना है ये 5/12 है, तो यानी 4x इंटू 5/12 करेंगे। इसी भी यहाँ पे अगर इसे सॉल्व किया जाए तो कितना है 5x/3 आ जाए, कितना है 5x/3 आएगा। चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 5x/3। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिख दें ताकि आप लोगों को समझ आए, 5x/3 है ये। और उसी भी हाफ से हम लोग बी का भी निकालेंगे, तो 3x का हम लोग अगर निकालेंगे तो 7/12 निकालेंगे, तो इससे भी किया जाए तो 7/4, यानी कि 7x/12 आएगा, 7x/4 आ जाएगा। तो चलिए मैं उसी को लिखने का प्रयास करता हूँ, 7x कितना आया था 5 आया था, क्लियर है। और आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लेना है कि दोनों का डिफरेंस बराबर अगर लिखिएगा तो कितना दे रहा 4500 लिख रहा, तो 4500 अगर इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे में आप लोग का जो x का जो वैल्यू आएगा 16875 आ जाएगा। अब बी की आय बोल रहा था तो हम लोग इसे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 50625 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रही है। तो 16,875 रुपये की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद 19,683 रुपये मिश्र धन प्राप्त होती है। तो आर की मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी इजीएस्ट वे में आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए इसका ट्रिक मैं बताना, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल लिखिए और यहाँ पे लिखिए आप लोग अमाउंट लिखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट लिखिएगा। अगर आप लोग फोकस करते हो तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना लिख रहा है 16875 लिख रहा है, क्लियर है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मिश्र धन पे फोकस करते हैं तो क्या लिख रहा है 19683 लिख रहा है, क्लियर है। अगर आप लोग इसे कैंसिलेशन करते हैं तो ये फ्रेंड्स अगर आप लोग
पूरा कैंसिल करते हैं तो ये आप लोगों को 625 बार में कैंसिल होगा। और ये जो अगर इसे तोड़ते हैं तो ये आ गया 729 के बारे में। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे पी था और यहाँ पे आप लोग का अमाउंट था। तो फ्रेंड्स 625 किसका होता है आप लोग को ऑलरेडी पता है 25 का होता है, और 729 किसका होता है 27 का होता है। दोनों का डिफरेंस कितना का 2 का है। ये ओवरऑल 25 का लेना इंटू 100 आप लोगों को करना पड़ेगा। तो 25 का पार में 100 कितना बार में आता है 4 बार में। तो 2 को 4 से गुना कितने आएगा 8%। तो राइट आंसर क्या आएगा 8%, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग बी को काफ़ी आसानी से कर सकते थे। तो मैं सभी क्वेश्चंस को मैं इजी से ट्रिक से बता रहा हूँ, मतलब हालांकि मैं पूरे सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास कैमरा छोटा है इसलिए मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा। फिर भी मैं आप लोग को, अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग होपफुली काफ़ी आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग लिखें ए कितना दिन में कार्य कर रहा है 12 दिन में, और बी कितना दिन में कार्य पूरा कर रहा है तो बी जो कर रहा है 30 दिन में। क्लियर है। तो दोनों द्वारा किया गया कार्य, यानी कि सबसे पहले अगर दोनों मिलकर कार्य करता है तो दोनों का कुल कार्य कितना होगा 60 होगा। यानी दोनों का एलसीएम निकाल दिए। 12 का टेबल में 60 कितने बार में है तो 5 बार में, और 6 का टेबल 30 का टेबल में ये 2 बार में आएगा। क्लियर है। यानी कि देखिए ए का जो रेशियो है, यानी कि ए का जो क्षमता है 3 है 5 है, और बी का जो क्षमता है 2 है। क्लियर है। अब देखिए यानी 2 दिन अगर मिलके काम करता है तो दोनों साथ काम करता है। क्लियर है। हम लोग को टोटल काम कितना कितना आप लोग अगर फोकस करते हैं तो अगर आप लोग फोकस करिएगा तो टोटल काम आप लोग को 60 करना है, और 2 दिन में मिलकर कितना 7 काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करें, अगर दोनों टाइप हम लोग 8 से गुना करते हैं, यानी दोनों 8 से गुना किए तो देखिए यानी कि 16 दिन का, अगर 16 दिन अगर दोनों मिलकर काम करते हैं कितना काम हो रहा है 56 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है फ्रेंड्स 56 काम हो रहा है। हमें टोटल काम कितना चाहिए 60 काम चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 56 काम हो गया, हम लोग को कितना काम चाहिए 4 काम और बच रहा। तो ये देखिए अगला काम कौन करे ए करेगा। तो ए की क्षमता कितना था 5 था, तो 5 अगर ये करेगा फ्रेंड्स तो आप लोग को 56 5 कितना होता है 61 हो जाएगा। तो हम लोग को 5 नहीं 4 चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट का यूज करते हैं जो मैं आप लोग के बीच में बताने जा रहा हूँ, और इसी कंसेप्ट को आप लोग को यूज करके बनाना पड़े। देखिए सबसे पहले क्या करें 16 रहने देंगे। इसका कितना काम कितना घट रहा था 56 हो चुका था, नहीं 4 घटाना। तो यहाँ पे जितना घटा वो लिख देंगे, और ए की क्षमता कितना था 5 था। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर देखा जाएगा तो राइट आंसर आएगा 16.4/5 होगा। इसी भी यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते थे। तो देखा है तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर अगर देखा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 16.4/5 आंसर आएगा। तो इसी प्रकार आप लोग काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आप लोग को बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं चतुर्भुज का क्वेश्चन लेके। तो देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है चतुर्भुज का आंसर निकालने के लिए, तो इसके लिए मैं एक आप लोग को बीच फार्मूला बताता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी आसानी पूर्वक आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग याद कीजिएगा एक फार्मूला होता है, अगर आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे तो उसी के भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग हाफ कीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पे कीजिएगा x1 माइनस x3, और यहाँ पे कीजिएगा y1 माइनस y3 कीजिएगा। क्लियर है। और यहाँ पे कीजिएगा देखिए x2 माइनस x4, और यहाँ पे कीजिएगा y2 माइनस y4। ये फार्मूला को आप लोग यूज कीजिएगा। क्लियर है। यानी फिर से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले x1 माइनस x3 कीजिएगा। क्लियर है। यानी कि देखिए तो x1 माइन नहीं तो फिर फ्रेंड्स x3 माइनस x1 भी आप लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसी का यूज कर देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। तो देखिए सबसे पहले आप लोग हाफ कीजिएगा। क्लियर है। आप लोगों को मैं क्या बोला x3 माइनस x1 का यूज कीजिए, और उसी भी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कीजिएगा तो y3 माइनस y1 कीजिएगा, और यहाँ पे अगर देखा तो x4 माइनस x2 कीजिएगा, और यहाँ पे कीजिए तो y4 माइनस y2 कीजिएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए हाफ में रहने दिया हूँ। तो x3 का वैल्यू अगर देखते हैं तो 7 है, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 10 हो चुका है। फिर y3, तो फ्रेंड्स y3 का अगर आप लोग वैल्यू देखते हैं तो आप लोग को y3 देखिए यहाँ पे तो 10 हो गया, y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू -6 है। -6 में से -2 जाएगा तो यानी कि -8 आएगा। क्लियर है। उसी प्रकार x4, तो x4 का वैल्यू अगर फोकस करते हैं तो -4 है, तो x4 में से आप लोग को -5 करना था, यहाँ भी अगर फोकस किया तो -10 आएगा। फिर x4 तो y4 यानी -4 है, तो -4 को आप लोग को 4 से माइनस करना था, कितना आएगा -8 आएगा। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो काफ़ी आसानी से इसे डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग राइट आंसर आएगा 80 आ जाएगा। कितना आएगा 80। तो राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का 40 क्वेश्चन था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैथ्स हमारा कैसा लगा। चलिए अब मैं आप लोग के बीच में आ चुका इसका साइंस का क्वेश्चन लेके। तो चलिए साइंस को भी मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा पूरे का पूरे ऑपरेशन बेस्ड आप लोग के बीच में पूरे का पूरे बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। क्लियर है।
तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा के परिणाम में परिवर्तन आता है। तो राइट आंसर होगा वर्षा के परिणाम में, सॉरी वर्षा के परिणाम में, जो कि ऑप्शन नंबर सॉरी वर्षा के परिवर्तन आता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा के परिणाम में परिवर्तन आता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग आमतौर पर CO2 यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। CO2, CFC और अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर के कारण होने वाला ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में धीरे धीरे होने वाली वृद्धि होती है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं नेक्स्ट क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी चाहिए रहा। स्वयं पोषी जीव जो कि क्या लिख रहा, किरमोथिस के माध्यम से भोजन को उत्पादन करते हैं, समुद्र तल पर किन स्थानों पर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पाए जाते हैं कोल्ड शिप्स पाए जाते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो स्वयंपोषी बैक्टीरिया जो किरमोसिंथिस के माध्यम से भोजन का उत्पादन करते हैं, समुद्र तल पर कोल्ड शिप्स नामक स्थानों पर पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रकाश संश्लेषण पौधे और जीवाणुओं में होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय t बराबर 0 होता है तो उत्प्रेरक की गतिविधि क्या होगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब समय t बराबर 0 होता है तो उत्प्रेरक की गति इकाई होती है। क्या होती है, इकाई होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित नहीं होती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो सबसे पहले संचारण का अर्थ होता है क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं पेरा ऑक्साइड एवं फॉस्फाइड में परिवर्तित नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि पेरोक्साइड और फॉस्फाइड में परिवर्तित नहीं होते, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं संचारण का। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा संचारण होता क्या। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं हवा और नमी के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है उसे बोलते हैं संचारण कहते हैं। क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग पता कीजिए, पता होगा आप लोगों को, लोहे धातुओं के ऊपर पदार्थ का लेप बन जाते हैं, इसे जंग लगना कहते हैं, और उस जंग को लेप को जंग भी कहते हैं। और जंग लगाने पर लोहे के भूरे रंग का परत चढ़ जाती है। एवं देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर जंग लगता है तो सबसे पहले लोहे पे जो होता है वह भूरे रंग का होता है। ये क्वेश्चन आता है, तो लोहे पे जो होता है वह भूरे रंग का होता है। क्लियर है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर वही बात करते हैं तांबे का, तो तांबे का जो कलर होता है वह तांबे का जो होता है हरियल हो जाता है, यानी कि हरा कलर हो जाता है। क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स चांदी का, तो चांदी वाला भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो चांदी जो होता है वह काली कलर का लेप रहता है, इस पर कैसा लगता है, ये काली रंग का परत चढ़ जाता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, चांदी हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि चांदी जो है ना हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करती है, और सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S का एक पतली पर काली परत बन जाती है, यानी कि पतली काली परत जो है तो उसका सूत्र लिखिएगा तो Ag2S लिखिएगा। क्लियर है। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। यौगिक बनाने के लिए तत्वों के संयोजन को नियंत्रित करने के लिए कितने बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, यौगिक बनाने के लिए तत्वों के संयोजन को नियंत्रित करने के लिए 5 बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। कितना होती है, 5 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए पाँचों में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला होता है द्रव्यमान से अच्छा नियम, दूसरा होता है निश्चित अनुपात नियम, थर्ड होता है एकाधिक अनुपात का नियम, चौथा होता है गे लुकास नियम, और पांचवा होता है अवोगाद्रो का नियम। क्या होता है, अवोगाद्रो का नियम। चलिए बात करते हैं फ्रेंड द्रव्यमान संरक्षण का नियम। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1789 में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1789 में केमिस्ट्री के फादर यानी कि एंटोनियो लेवैजिया ने दिया था। यह नियम ये कहता है सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के बराबर होती है, यानी कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। क्लियर है। उसी प्रकार बात करते हैं निश्चित अनुपात का नियम। तो फ्रेंड निश्चित अनुपात का जो नियम दिया था वो प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा गया था, वह प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। क्लियर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं। क्या लिखा है देखिए, यदि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं में समान सहित होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं में समान गुण सहित समान परमाणु संख्या होती है, यानी समान गुण सहित समान परमाणु संख्या होती है। क्लियर है। और फ्रेंड्स परमाणु संख्या को हमेशा जेड से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। और किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग को एक चीज़ और नोट डाउन करना पड़ेगा, जो परमाणु संख्या होता है उसे जेड से डोनेट करते हैं। और वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या पे आवर्त फलन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग जो होता है उसे हम लोग कहते हैं आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी आणविक द्रव्यमान एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। क्लियर है? किसी दिए गए सूत्र में प्रत्येक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के में भार किसी पदार्थ का आणविक भार होता है। क्लियर है? और फ्रेंड इसके प्रतीक जो होता है AMU होता है, यानी कि AMU होता है। और इसका जो प्रतीक लिखते हैं वो यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है हमारे बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा है? जब 8 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया की जाती है तो उत्पादित पानी की मात्रा क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जल निर्माण में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी क्रिया का तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। देखिए जल का निर्माण कैसे होता है? H2+O2 होता है। यहाँ समीकरण कीजिए तो H2 होगा। इसे बैलेंस कीजिए तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए। क्लियर है? अगर आप लोग हाइड्रोजन का निकालना चाहते हैं 2 × 2 कीजिएगा। क्लियर है? उसी पे ऑक्सीजन का निकालिए तो 16 निकलेगा। कितना था ये? 16। 8 × 16 × 2 लिखिए 32। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आ गया, 16 दूनी 32। तो कितना रहा? 36 यूनिट आ रहा है। कितना रहा? ये 36 आ रहा है। कितना रहा? 36 आ रहा। अब इसी के बिहाफ से आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड 2 मोल आ जाएगा। कितना आएगा? 2 मोल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 ग्राम मीथेन के दहन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स से अगर आप लोग सॉल्व किए तो 55 ग्राम आएगा। क्या आएगा? 55 ग्राम इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे आवर्त किस तत्व के साथ समाप्त होती है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता करना पड़े चौथा आवर्त होता है क्या। देखिए पीरियोडिक टेबल में आवर्त की कुल जो संख्या होती है वह 7 आवर्त होती है। क्लियर? आवर्त की संख्या 18 है। तो फ्रेंड्स यहाँ बोला चौथा आवर्त क्या है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ चौथा आवर्त क्रिप्टॉन के साथ समाप्त होती है। कोई भी आवर्त क्षार धातु से प्रारंभ होती है तथा अक्रिय गैस पे समाप्त होती है। देखिए बात करते हैं पहला आवर्त का, तो पहला आवर्त में जो आता स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और हीलियम पे समाप्त होता है। वही बात करें सेकेंड आवर्त का, तो फ्रेंड्स सेकेंड आवर्त जो होता है वह लिथियम से शुरुआत होता है और नियॉन पे समाप्त होता है। उसी में बात करते हैं थर्ड आवर्त का, तो थर्ड आवर्त जो स्टार्ट होता है वह सोडियम से स्टार्ट होता है और लास्ट में फ्रेंड्स वो आर्गन पे समाप्त होता है। वही बात करते हैं चौथा आवर्त का, तो फ्रेंड्स चौथा आवर्त जो होता है वह पोटेशियम से स्टार्ट होता है और क्रिप्टॉन पे समाप्त होता है, जो कि आप लोग भी जो चौथा आवर्त ही बोला। तो राइट आंसर क्या होगा? क्रिप्टॉन, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी क्रिप्टॉन पे समाप्त होता है। चलिए पांचवा की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स पांचवा जो होता है वह रुबिडियम पे समाप्त शुरू होता है और ये समाप्त होता है जीनॉन पे समाप्त होता है। क्लियर है? चलिए छठा भी मैं बताता हूँ। देखिए छठा जो आवर्त होता है एक सातवां, तो छठा जो आवर्त होता है वह सीजियम पे स्टार्ट होता है और रेडॉन पे समाप्त होता है। क्लियर है? और वही बात करते हैं आठवां, तो फ्रांसियम पे शुरुआत होता है और ओजमियम पे खत्म होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? वैसे आप लोग को याद करना पड़ेगा जो पहला आवर्त यानी ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होता है उसके लिए मैं ट्रिक याद किया था। हे ली ना करो रब से पढ़ के, हे ली ना करो रब से फरियाद, ये आप लोग याद रखिएगा। और लास्ट वाला क्या आप लोग सिंपल याद होगा, आप लोग हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ओजियम, तो ये आप लोग ट्रिक को याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा क्रिप्टॉन होगा। क्लियर है? और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 36। और अगर तोड़ना चाहते हो देखिए 2, 8, 18 फिर 8 कीजिएगा, तो देखिए चौथा हो गया ना 1, 2, 3, 4, यानी कि चौथा में चल गया, यानी चौथा आवर्त में और वर्ग नंबर 18 में भी है। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा क्या है, आपके अनुसार एथीन अणु में सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को एथीन का सूत्र पता होगा। तो एथीन जो होता है वह एल्किन का सदस्य होता है, तो इसका सूत्र जो होता है वह C2H4 होता है। क्या होता है ये? C2H4 होता है। इसी के बिहाफ से मैं आप लोग को बताना चाहता देखिए सबसे पहले C डबल बॉन्ड कर दीजिएगा, H की संख्या कितना 4 होता है, तो आप लोग को ये आप लोग को यूज करना पड़ेगा, यानी 1, 2, 3, 4। अब इसी बिहार पे आप लोगों को सॉल्व मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है। देखिए सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे लीजिए, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है और वहीं पे एक सिंगल बॉन्ड होता है। ये कंसेप्ट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो चलिए काउंटिंग करते हैं कितना, ये देखिएगा। सबसे पहले 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग क्लिक कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है? यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। देखिए अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में देखिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होता है, पाई बॉन्ड की संख्या इसमें
जीरो होता है। वही बात करते हैं डबल बॉन्ड में। तो फ्रेंड डबल बॉन्ड में याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होती है वह आप लोग का एक होता है, पाई बॉन्ड की संख्या भी कितना होता है, एक होता है। वही अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड में जो होता है सिग्मा बॉन्ड की संख्या होता है आप लोग का, सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर बात किया जाए तो एक होता है, पाई बॉन्ड की संख्या दो होता है। ये कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। इससे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन बल को किस बल के रूप में जाना जाता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लंदन बल को फैलाव रूप से फैलाव बल के रूप में भी जाना जाता है। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फैलाव बल के रूप में जाना जाता है। लंदन फैलाव बल सबसे कमजोर अंतर आणविक बल होता है। यानी कि ये जो होता है सबसे कमजोर, मैं लिख देता हूँ, सबसे कमजोर होता आणविक बल होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ सबसे कमजोर अंतर आणविक बल होता है। मैं लिख देता हूँ सबसे कमजोर अंतर आणविक बल होता है, क्लियर है। ये इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सबसे कमजोर अंतर आणविक बल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके साथ फ्रेंड्स ये याद रखिए यह वेंडर वाल्स बलों का हिस्सा होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एसिड की क्षमता किसके क्रम में बढ़ती है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एसिड की क्षमता निम्न से बढ़ती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है फ्लोराइड, अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्रम आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इस टाइप से आप लोग का ये बढ़ता जाता है, क्लियर है। और सबसे ज़्यादा जो होता है आप लोग का HI में होता है, क्लियर है। यानी कि अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो HF लिख सकते हैं, फिर HCl लिख सकते हैं, फिर HBr लिख सकते हैं, और लास्ट क्या लिख सकते हैं HI। तो ये आप लोग का बढ़ता हुआ इसका क्रम होता है, क्लियर है। तो अम्ल की क्षमता जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता जितनी कम होती है अम्ल उतना ही प्रबल होता है। तो यानी हाइड्रोजन यानी HI में हाइड्रोजन बॉन्ड निर्बल है अतः प्रबल है, तो यानी सबसे ज़्यादा प्रबल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग देखिएगा तो ये कर सकते हैं, क्लियर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, शायद इसमें होगा ना ये। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन लिख रहा है ये। और ये तो आप लोग हमको पहचान ही रहे होंगे, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ तक हो चुका है। चलिए 124 नंबर, एक मजबूत अम्ल में क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक मजबूत अम्ल में कमजोर संयुग्म क्षारक होता है, यानी कि कमजोर संयुग्म क्षारक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स आप लोग सिंपल में याद रखिएगा एक मजबूत अम्ल में कमजोर संयुक्त क्षारक होता है। क्षारक का पीएच मान क्या होता है? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 7 से 14 के बीच में होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक सल्फाइड का बनना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जिंक सल्फाइड का बनना एक प्रकार का ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो अगर ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आज क्या लिख रहा है ये। देखिए धातु क्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। देखिए सबसे पहले जो होगा, देखिए जिंक Ag असियुम बोरा, सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है ऑप्शन केवल एक जिंक होता है। जिंक के बाद होता है कॉपर होता है, फिर होता है Ag होता है। अगर ये आप लोग का असेंडिंग ऑर्डर में है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। देखिए पहला की बात देखिए मैं फिर से ले देता हूँ। सबसे पहले जो होता है आप लोग के यहाँ पे जिंक होता है, क्लियर है। उसके बाद आप लोग का कॉपर होता है, फिर आप लोग का Ag होता है। अगर ये तीनों अगर बढ़ते क्रम में तो आप लोग लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं पहला में, तो फ्रेंड्स पहला में वो ऑप्शन नहीं है, सेकेंड में भी आप लोग वो ऑप्शन नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। हाइड्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता किस प्रकार होती है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, हाइड्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता निम्न होती है, यानी कि काफ़ी कम होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें हाइड्रोजन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, क्लियर है। और बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होता है हाइड्रोजन का प्रोटोजन की अधिक उत्पत्ति होती है। चलिए ये सारे क्वेश्चंस को मैं बताया फ्रेंड्स। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो वो सारे और भी क्वेश्चन को मैं डिस्कस पूरे का पूरे कर दूंगा, क्लियर है। नहीं चलिए मैं पूरा का पूरा ही कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में आप, चलिए मैं बता ही देता हूँ पूरा। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन आ चुके हैं 128 में। तो क्वेश्चंस क्या लिखा निम्नलिखित है कौन से मृदा प्रदूषण बैक्टीरिया में कमी के जिम्मेदार नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो इसमें से नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कांच मृदा प्रदूषण बैक्टीरिया में कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ई हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आऊँगा, चलिए ठीक है। चलिए तब तक हमारे चैनल से आप लोग बने